जय हिंद एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बड़े ही अच्छे से चल रही होगी। आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तो आज हम लोग अपना जो करंट चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 7, रीजनल एस्पायरेशन ऑफ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी तक इस चैप्टर के अंदर हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख चुके हैं, जिसमें हमने ये समझा था कि रीजनल एस्पायरेशन का मतलब क्या होता है। जो डिफरेंट रीजनल एस्पायरेशन हमारे देश में उठी, उसको लेके हमारे देश के लीडर्स ने क्या अप्रोच लिया एंड व्हाट वेयर दोज एरियाज ऑफ टेंशन। फिर सेकेंड पार्ट में हमने वही रीजनल एस्पायरेशन के एक एक एरियाज ऑफ टेंशन को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें पहला जो आपका था, हमने जम्मू कश्मीर के बारे में पूरा डिटेल में समझा था, उसकी पॉलिटिक्स स्टार्टिंग से ले करके 2002 एंड बियॉन्ड तक समझी थी, 2018 तक समझी थी। ठीक है आपकी। उसके बाद हमने आपका पंजाब के बारे में समझा था, पंजाब के क्या दिक्कतें आ रही थी, वहाँ की रीजनल एस्पायरेशंस क्या थी, फिर कैसे वहाँ पे पीस वगैरह लाया गया, इसके बारे में समझा था। और आज जो है हमें बेसिकली नॉर्थ ईस्ट वाला जो आपका रीजन है हमारे इंडिया का, उसके बारे में समझना है। वहाँ पे आखिर इतनी दिक्कतें क्यों आती हैं, क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई, वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी है, उसके बारे में हमें जो है आज के इस लेक्चर में समझना है। ठीक है। और एक और बात, ये जो आपका थर्ड लेक्चर था, इसका जो वीडियो था, ये ऑलमोस्ट 30 डेज पहले यानी 1 मंथ पहले वीडियो पड़ी थी। तो नेक्स्ट पार्ट में लाने के लिए आपको जो डिले हुआ, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी, बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग टाइम टू मेक द वीडियोज, क्योंकि हमें जो है पीपीटी क्रिएट करना पड़ता है, पीपीटी क्रिएट करके देन आपको समझाना पड़ता है, तो वो टाइम हो रहा था ना, वो टाइम मिल नहीं पा रहा था। ठीक है। बट इसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि एक कंसिस्टेंट रहूँ आपको वीडियो बनाने में, आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करने में। ठीक है? ताकि आपको भी पढ़ने में मज़ा आए, आपको भी एक ट्रस्ट बिल्ड हो। ठीक है? तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास को हम लोग बिना किसी और देरी के। देखिए, इस पार्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले लेक्चर में सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट के जो हम एक रीजन बोलते हैं, उसके अंदर कौन-कौन से स्टेट आते हैं, उसके रीजन के बारे में समझना पड़ेगा, उसकी ज्योग्राफी के बारे में समझना पड़ेगा, तब हम जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो है, इट इज़ अ वेरी स्पेशल एंड ये हमारे भारत का एक बहुत ही यूनिक पार्ट है, बोथ अगर कल्चरली भी देखा जाए एंड ज्योग्राफी के तौर पर भी देखा जाए। ऐसा क्यों है? देखिए, ये जो है नॉर्थ ईस्ट जब हम बात करते हैं, तो इसके अंदर कुल आपके 8 स्टेट्स आ जाते हैं। ठीक है? जिसमें 7 सिस्टर भी कहा जाता है, उनकी सिस्टर कहा जाता है, देखेंगे। तो 8 स्टेट वो कौन-कौन से आते हैं? पहला जो स्टेट आता है वो आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, सेकंड स्टेट आता है आपका नागालैंड, थर्ड स्टेट आता है आपका मणिपुर, चौथा आता है आपका मिज़ोरम, पाँचवाँ आता है त्रिपुरा, छठवाँ आता है मेघालय, सातवाँ आता है असम। इन पूरे स्टेट को कहा जाता है आपका क्या, 7 सिस्टर कहा जाता है। एंड जो 8 स्टेट है वो आता है आपका सिक्किम, जो इन 7 सिस्टर्स का ब्रदर कहा जाता है एक तरह से। राइट? क्या कहा जाता है? सिक्किम को ऑफ्टन कॉल्ड द ब्रदर। तो पहले तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं इंडिया के। आई थिंक इतना तो आपको क्लियर होगा कि कहाँ पाए जा रहे हैं, कौन-कौन से स्टेट पाए जा रहे हैं और एक स्टेट से कौन दूसरे स्टेट जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ पे क्या है, आपका अरुणाचल प्रदेश पाया जाता है। सेकंड पे क्या आ जाता है? सेकंड पे आपका नागालैंड आ जाता है। थर्ड पे आपका मणिपुर आ जाता है एंड लास्ट जो है इधर आपका मिज़ोरम आ जाता है। यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड लास्ट में जेड से यानी मिज़ोरम। फिर इधर हम आते हैं तो इधर आपका त्रिपुरा, मेघालय, आसाम एंड लास्ट में आपका सिक्किम आ जाता है। ठीक? ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ऑल्दो ये जो आपका रीजन है, इसके अंदर अगर इंडिया पॉपुलेशन की बात करें तो ओनली 4% ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन इस पूरे रीजन में पाई जाती है। एंड ये जो है इंडिया का 8% क्या है, टोटल एरिया कवर करता है। ठीक है? यानी नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपके कौन-कौन से स्टेट हो गए? नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपके टोटल 8 स्टेट्स हो गए। ठीक है? 8 स्टेट में कौन-सा? अरुणाचल प्रदेश हो गए, ठीक है, फिर नागालैंड हो गया, फिर आपका मणिपुर हो गया, फिर आपका मिज़ोरम हो गया, फिर इधर आते हैं आपका त्रिपुरा हो गया, फिर आपका इधर मेघालय हो गया, इधर आसाम हो गया एंड इधर आपका सिक्किम हो गया। इन्हें क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर्स कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है? इन 7 सिस्टर्स का ब्रदर कहा जाता है। ठीक है? जस्ट मुझे थोड़ा-सा टाइम दीजिएगा क्योंकि लाइट चली गई है।
अब आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। तो स्टेट के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देखिए, आपका जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा रीजन है, ये एक बहुत ही नैरो कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है पूरे इंडिया से, जिसे कहा जाता है बेसिकली आपका चिकन नेक, या कहा जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। जैसा कि आप इस इमेज के अंदर भी देख सकते हैं। ये आपका हो गया पूरा नॉर्थ ईस्ट का रीजन, ये हो गया आपका सिक्किम टोटल मिला के। अब ये जो पूरा ओवरऑल आपका रीजन है, ये हमारे भारत से एक बहुत ही पतले कॉरिडोर जो कि केवल 22 किलोमीटर का है, जिस जो कि कहलाता है आपका क्या, चिकन नेक्स। इसके तरफ आपका पड़ जाता है बांग्लादेश, और इधर आपका आ जाता है नेपाल वगैरह आ जाता है, भूटान आ जाता है। ठीक है। So, most of its border are with other countries like China, Myanmar, and Bangladesh, making it strategically very important for India and also serving as India's gateway to Southeast Asia. यानी ये जो पूरा आपका रीजन है, ये चाइना से इधर से जुड़ा हुआ है, इधर आपका आ जाता है म्यांमार आ जाता है, इधर आपका बांग्लादेश आ जाता है, जो कि इसको स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाता है। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो हम समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में 1947 के बाद कौन-कौन से बेसिकली मेजर चेंजेज आते हैं। तो होता क्या है कि आपके जो त्रिपुरा, मणिपुर एंड खासी हिल्स, जो कि अभी मेघालय के पार्ट हैं, ये क्या थे? ये आपके प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट क्या होते हैं? आई डोंट थिंक कि मुझे आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा। तो ये जो आपके स्टेट दे वर प्रिंसली स्टेट, जो कि क्या होते हैं, आज़ादी के बाद इंडिया के साथ मर्ज हो जाते हैं। सो द रीजन हैज सीन मेजर पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन। वो क्या-क्या है? होता क्या है कि 1963 में नागालैंड को क्या है, आपका पहले तो ये था आपका पूरे एक प्रिंसली स्टेट पार्ट थे, या कह सकते हैं आपके ब्रिटिश के पार्ट थे। फिर क्या होता है, नागालैंड को 1963 में स्टेट बना दिया जाता है, स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय को भी 1972 में क्या होता है, स्टेट बना दिया जाता है। एंड लास्ट में मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश को भी 1987 जाते-जाते क्या है, स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। सो आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया होता क्या है कि नॉर्थ ईस्ट जो है आपका पूरी तरह से लैंडलॉक बन जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टीशन से पहले क्या था, बांग्लादेश वगैरह सब आपके क्या थे, इंडिया के पार्ट थे, राइट? तो ये पूरा एक ओवरऑल एक रीजन था आपका, जुड़ा हुआ था। लेकिन जब आपका पार्टीशन हो जाता है तो क्या होता है, ये आपका ईस्ट पाकिस्तान बन जाता है, जो कि बाद में बांग्लादेश कहलाता है। तो इससे क्या होता है, आपकी जो पूरी नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो जाता है, ये क्या होता है, लैंडलॉक हो जाता है। लैंडलॉक मतलब क्या होता है, ऐसा रीजन जो कि समुद्र से चारों तरफ से मतलब कहीं से टच ही ना कर रहा हो, ठीक है? तो क्या होता है, पूरा लैंडलॉक हो जाता है। अब जब ये लैंडलॉक हो जाता है, क्योंकि जब पहले क्या था, ये आसानी से इधर से क्या होता था, आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आसानी से पहुँच जाता था। लेकिन लैंडलॉक होने के बाद इसकी इकोनॉमी को क्या है, बहुत ज़्यादा क्या चोट पहुँचती है। ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं कि की चैलेंजेस क्या-क्या आए आपके पार्टीशन के बाद, ये पार्टीशन माफ़ करिएगा, आपके इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के इस नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। पहला तो ये होता है कि इट इज़ वेरी जियोग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब ये जो है आपका रीजन, ये पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया से पूरी तरह से कट ऑफ रीजन है, डिस्टेंस के तौर पर भी। एंड इसके जो कम्युनिकेशंस वगैरह हैं, यहाँ पे बहुत ही पुअर कम्युनिकेशन, मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत कल्चरली डिफरेंट लैंग्वेज पाए जाते हैं, जो कि आमतौर पर पूरे इंडिया में नहीं बोले जाते। ठीक है। दूसरा क्या है कि इस रीजन को उस समय हमारे जो लीडर्स थे, उनकी भी हम कह सकते हैं ये गलती है। उन्होंने इसे पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया, इकोनॉमिक तौर पर इसे नेग्लेक्ट कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, इस पूरे रीजन जो था आपका ना, इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट क्या थी, नहीं हुई पाई। फिर तीसरा जो चैलेंजेज़ आया, वो था आपका कॉम्प्लेक्स सोशल कैरेक्टर का। यानी मैं इस पूरे रीजन में आपके जो है बहुत ज़्यादा ट्राइब्स पाए जाते हैं, और अभी मैंने बताया इस पूरे रीजन में आपके बहुत डिफरेंट तरह के लैंग्वेज पाए जाते हैं। इनका कल्चर बहुत ज़्यादा वैरी करता है, जो कि ईच विद देयर ओन आइडेंटिटी। फिर चौथा चैलेंजेज़ क्या है? वो आपका डेमोग्राफिक चेंजेज़। वो क्या है? इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज़ एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया कॉज़्ड टेंशन्स। यहाँ पे हुआ क्या कि आपका जैसे-जैसे टाइम बीता, तो दूसरे आस-पास के देशों से जब आपका यू नो ईस्ट पाकिस्तान में आपका जब इश्यू शुरू हुआ बांग्लादेश के दौरान, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेंट होके आपका क्या हुए, इस वाले रीजन में आ गए। म्यांमार से भी आपके लोग जो हैं आते रहते हैं, क्योंकि वहाँ का बॉर्डर जो है ज़्यादा किसी चीज़ से घेरा नहीं गया है, वो पूरा ओपन बॉर्डर है। ठीक है। फिर दूसरा पाँचवाँ क्या है कि इट इट हैज़ वेरी सेंसिटिव बॉर्डर, यानी ये जो पूरा आपका रीजन है, ये पूरी तरह से सराउंडेड है इंटरनेशनल बाउंड्रीज़, मेकिंग इट वल्नरेबल टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ठीक, तो ये हैं इसके चैलेंजेज़। अब हम समझते हैं पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या आया नॉर्थ ईस्ट रीजन पे। तो ये जो कंडीशन हमने देखे ना, जितने भी आपके चैलेंजेज़ देखे, जितनी मैंने बातें की, इससे क्या हुआ,
3 मेन मुद्दा जो है पूरी नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिक्स को क्या है डोमिनेट करता है। वो क्या-क्या है? तो देखिए पहला तो आपका ये है डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी। जाहिर सी बात है जब आपकी रीजन को वहाँ की आपकी जो सरकार है वो डेवलप नहीं करेगी तो अब वो क्या होता है ऑटोनॉमी की डिमांड जो है अपने आप उठने लगती है कि हमारे स्टेट्स को हमारे जो ट्राइबल काउंसिल्स हैं उनको मोर पावर दी जाए। फिर दूसरा क्या है मूवमेंट फॉर सेसेशन, यानी अब इसमें से कुछ ग्रुप ऐसे भी थे जो कि ये चाहते थे हमें इंडिया से अलग कर दिया जाए। फिर तीसरा जो था वो क्या है अपोजिशन टू आउटसाइडर। वो क्या था आपका लोग बाहर से लोग आके क्या हुए बसना इसमें स्टार्ट कर दिए। तो इससे क्या हुआ रिसेंटमेंट टुवर्ड माइग्रेंट हु आर सीन एज टेकिंग लैंड जॉब्स एंड चेंजिंग लोकल कल्चर। इससे क्या हुआ लोगों के अंदर वहां पे बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ने लगा। ठीक है। So in the 1970 इंडिया took some step to give more autonomy। तो इन सब चीजों को देखते हुए कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं 1970 में इसको मोर ऑटोनॉमी देने, जो कि अभी हमने देखा कि आपको जो नए स्टेट बनाए गए वो इसी के दौरान बनाए जाते हैं। बट इन 1980s द फोकस शिफ्टेड टू डीलिंग विद सेसेशनिस्ट मूवमेंट एंड एंटी आउटसाइडर एजिटेशन विच ऑब्टेन क्या हुए बहुत ज्यादा आपके वायलेंट हो गए। ठीक है। तो पहला तो हम समझते हैं डिमांड फॉर ऑटोनॉमी वाला जो मुद्दा है इसको डिटेल में हम समझते हैं। ठीक है। तो देखिए व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947 ऑलमोस्ट आपका जो एंटायर नॉर्थ ईस्ट का रीजन था एक्सेप्ट मणिपुर एंड त्रिपुरा का रीजन ये क्या थे एक पर्टिकुलर रीजन एक पर्टिकुलर स्टेट के क्या थे पार्ट थे जो था आपका आसाम, यानी सब ये जो सब थे आपके ये सब आपके आसाम के अंदर आते थे। अब हुआ क्या कि यहाँ पे आपका लैंग्वेज का इशू स्टार्ट हो जाता है। वो क्या इशू था? तो ये था सून आफ्टर टेंशन अरोज क्योंकि इस रीजन में क्या था आपके अंदर जैसे मैंने बताया बहुत अलग-अलग लैंग्वेज के लोग पाए जाते थे एंड ये जब आपका एक आसाम स्टेट के अंदर आ रहा था तो वहाँ के जो और आसामीज के एक्सेप्ट जो और लैंग्वेजेस थे बोलने वाले लोग थे उन्हें क्या लग रहा था कि उनकी जो कल्चर है उनकी जो लैंग्वेज है उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके ऊपर आसामी लैंग्वेज क्या है एक तरह से थोपने का प्रयास किया जा रहा है। इससे क्या हुआ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट एंड रायोट्स क्या थे पूरे अक्रॉस द स्टेट क्या हुए आपके ऑकर हुए। ठीक। तो ये था आपका पहला डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी में लैंग्वेज का इशू था। क्यों आपकी ऑटोनॉमी की डिमांड बढ़ने लगी। फिर दूसरा है ट्राइबल डिमांड फॉर देयर ओन स्टेट। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा आप पढ़ना ज्योग्राफी में पढ़ोगे ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ोगे इंडिया के अंदर कि इस स्टेट में जो है बहुत अलग अलग तरह की ट्राइब्स पाई जाती हैं। ठीक है। तो जब जो आपकी मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज थी इन द हिल एरियाज उनको क्या था उनको अपनी खुद की एक पॉलिटिकल यूनिट चाहिए थी जो केवल उन्हीं को रूल करे, कोई बाहरी आके इनको रूल ना करे इंस्टेड ऑफ बीइंग रूल फ्रॉम आसाम। ठीक है। सो होता क्या है इन द 1960 लीडर्स ऑफ दिस कम्युनिटीज ये क्या है एक ये क्या है यूनियन फॉर्म करते हैं जिसे ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन नाम दिया गया जो कि बाद में आपका ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस में नाम कन्वर्ट हो जाता है। इनका मेन डिमांड यही था कि आसाम से अलग करके इनको एक अलग ट्राइबल स्टेट बनाया जाए विद इन द इंडिया। ठीक है। वो तो होता क्या है इनकी डिमांड आखिर मान ली जाती है बहुत जब वायलेंस वगैरह होता है तो इंस्टेड ऑफ फार्मिंग जस्ट वन ट्राइबल स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली आपके सेवरल न्यू स्टेट फॉर्म करती है फ्रॉम आसाम एट डिफरेंट टाइम। ठीक है। जिसमें आपका मेघालय मिजोरम अरुणाचल प्रदेश आसाम से अलग करके एक नया राज्य बनाया जाता है। ऑल्सो त्रिपुरा एंड मणिपुर जो कि आपके प्रिंसली स्टेट थे उनको भी क्या है स्टेटहुड में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड बाय 1972 जो पूरा आपका रीऑर्गेनाइजेशन होता है नॉर्थ ईस्ट का जाते जाते पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। बट इतना करने के बाद भी डिमांड पर ऑटोनॉमी बढ़ने के बाद भी हमें एक अलग राज्य दे दिया जाता है उसके बावजूद भी ये आपकी डिमांड रहती है ना ये तब भी रुकती नहीं है। होता क्या है कि अनासाम कम्युनिटीज लाइक बोडोज कार्बिज एंड दिमासास ये क्या है ट्राइबल कम्युनिटीज हैं इनको अपना एक अलग स्टेट ही चाहिए था अपने खुद पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। ये कहते थे हमें एक अलग स्टेट चाहिए, ये कहते हैं कि हमें एक अलग स्टेट चाहिए और ये कहते थे हमें एक अलग स्टेट चाहिए। ठीक है। सो इनसे क्या हुआ दे पुश्ड देयर डिमांड थ्रू पब्लिक मूवमेंट की इन्होंने इन्होंने अपनी जो ओपिनियन थी उसको लोगों के अंदर मोबिलाइज करना स्टार्ट किया एंड कई जगह पे तो आर्म्ड इंसर्जेंसी भी देखने को मिला। ठीक है। सो इससे हुआ क्या द प्रॉब्लम वाज दैट मैनी कम्युनिटीज क्लेम द सेम एरिया, यानी अब जो ये भी देख लिया जाए ठीक है चलो मान भी लेते हैं इनका कि आपका डिमांड मान लिया जाए लेकिन होता क्या था
कि आपके डिफरेंट कम्युनिटीज़ थे ना, ये एक ही एरिया पे कहते थे कि ये एरिया जो है ये हमें दे दिया जाए। ठीक है? सो इट वाज़ नॉट प्रैक्टिकल टू कीप क्रिएटिंग मोर एंड मोर स्टेट, राइट? सो इसके बाद जब बात आपकी आगे बढ़ी तो इसका एक हल निकाला गया, सॉल्यूशन निकाला गया, वो ये था टू एड्रेस दिस डिमांड विदाउट फर्दर ब्रेकिंग आसाम, गवर्नमेंट ने एक स्पेशल फेडरल प्रोविजंस क्या किया, लागू किया या लाया। वो क्या थे? ये किया गया कि करबीज और दिमसाज जो थे उनको एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की खुद मतलब विद इन द स्टेट आपकी जानते हैं डिस्ट्रिक्ट होती है, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कहा गया कि आपका जो पूरा एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट होगा ये केवल आपके रूल में ही होगा, यहाँ पे जो काउंसिल वगैरह होंगी ये आपके द्वारा ही चलाई जाएंगी। करबीज एंड दिमसाज को इनका दे दिया गया, राइट। इसी तरह से बोडोज वेयर ग्रांटेड अ बोडो लैंड ऑटोनोमस काउंसिल मोर रिसेंटली। ठीक है, सो इन शॉर्ट हम कहें जो आपका नॉर्थ ईस्ट है कि इसके अंदर टाइम टू टाइम रिपीटेड डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी देखे गए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्टार्टिंग फ्रॉम रेजिस्टेंस टू लैंग्वेज इम्पोजिशन, वाइल सेवरल न्यू स्टेट आपके फॉर्म भी कर दिए जाते हैं। जो आपकी ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं स्मॉलर, उनका सेल्फ रूल का डिमांड जो था अभी भी क्या है, लागू मतलब चलता रहता है। सो इसको एड्रेस करने के लिए एक स्पेशल ऑटोनॉमस काउंसिल्स बनाई जाती हैं इंस्टेड ऑफ ये कि और स्टेट को फर्दर ब्रेक किया जाए। ठीक है, तो ये थी आपकी डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी की पूरी कहानी। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सेसेशनिस्ट मूवमेंट की। देखिए, ऑटोनॉमी और ये जो आपका शब्द है सेसेशनिस्ट, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑटोनॉमी ये कहती है कि हमको रहना उसी देश के अंदर है पर हमें एक अलग दर्जा दिया जाए, एक अलग, जैसे आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया था, वो था, ये थे वो विद इन द कंट्री बट उन्हें एक स्पेशल दर्जा दिया गया था। पर वहीं पे जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट होती हैं, इनका क्या कहना है कि हमें देश से एक अलग कर दिया जाए, हमें देश से कोई मतलब नहीं है, हमें एक राज्य नहीं, हमें एक अलग क्या है, कंट्री ही बना दिया जाए। ठीक है? तो ये आपको पहले बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक? तो हम आगे बढ़ते हैं, उस मूवमेंट के बारे में समझते हैं। सो व्हाइल डिमांड फॉर ऑटोनॉमी इन द नॉर्थ ईस्ट कुड बी हैंडल्ड बाय गिविंग मोर पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो चीजें थी इट बिकेम मच हार्डर जब आपकी कुछ जो ग्रुप्स थे वो ऑटोनॉमी से हटकर अलग क्या थे, एक सेपरेट कंट्री की डिमांड क्या करने लगे, उसकी डिमांड बढ़ाने लगे। ठीक है, इस डिमांड में दो स्टेट जो थे, यहाँ पे ये मूवमेंट जो था सबसे ज्यादा देखा गया, वो कौन से स्टेट थे? पहला था आपका नागालैंड एंड सेकंड था आपका क्या, मिजोरम। तो इन दोनों स्टेट के बारे में, इन जो मूवमेंट्स थे इसके बारे में डिटेल में हम यहाँ समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे आपका मिजोरम के बारे में। तो देखिए, मिजोरम के बारे में समझने से पहले हमें एक मिजोस ट्राइब है उनके बारे में समझना जरूरी है। मिजोस जो हैं ये बेसिकली एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि पहाड़ों में रहते हैं, जो मिजोरम के आसपास वाले एरिया हैं। ठीक है, ये क्या थे, बेसिकली ये एक स्मॉल विलेजेस में जो रहते थे, जो कि कंट्रोल किया जाते थे एक चीफ के द्वारा। ठीक है, तो होता क्या है, इनका जो सोसाइटी था ना ये बहुत ही सिंपल सोसाइटी था। लोग जो थे बेसिकली आपके शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन पे डिपेंड रहते थे, हंटिंग पे डिपेंड रहते थे एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंड रहते थे। अब होता क्या है, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी जब आपके अंग्रेज वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं, ब्रिटिश रूल आ जाता है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने रूल के अंडर तो लाया बट ये पूरे जो एरिया था इसको भारत से क्या किया, अलग रखा। दे वेर केप्ट सेपरेट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश ने इस मिजो हिल्स और एरिया को एक्सक्लूडेड एरिया का नाम दे दिया गया। ठीक है, सो हुआ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जब आपकी आजादी ब्रिटिशर्स चले गए, मिजो हिल्स को जो था एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया आसाम के अंदर, कि ये आपका क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा। बट आपके जो मिजो सी ट्राइब्स थे, दे फेल्ट दैट दे वेर नेवर ट्रूली पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि ब्रिटिश रूल में भी क्या था, उससे पहले भी क्या था, ब्रिटिश रूल से पहले भी ये अपना अलग रहते थे, राइट। जब ब्रिटिश रूल आया तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनको अलग रखा, इंडिया में इंक्लूड नहीं किया, ना कुछ डेवलपमेंट किया, इंडिया से कुछ मतलब नहीं रखा, इसे एक्सक्लूडेड एरिया का नाम दिया गया। एंड आफ्टर जब इंडिपेंडेंस इसको भारत में जोड़ दिया गया, कि वहां के जो मिजेस के अंदर कुछ लोग ऐसे थे, उन्हें लगा कि हम तो भारत के कभी पार्ट थे ही नहीं, बिकॉज दे हैड लिव्ड सम वॉट सेपरेटली इवन अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो अब हम आगे बढ़े। अब क्या है, टर्निंग पॉइंट जो था अभी भी लेकिन चल रहा था, मतलब सेसेशनिस्ट का मूवमेंट जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं था। ये जो मूवमेंट है ये बढ़ तब जाता है, कब बढ़ता है, 1959 के दौरान, जब वहां पे एक टेरिबल फेमाइन जो है वो स्ट्रक करती है मिजो हिल्स के अंदर। इससे क्या होता है, फेमाइन आप हिट करती रहे,
अब इसके रिस्पॉन्स पे जो वहाँ की आसाम गवर्नमेंट होती है ना, वो पूरी तरह से फेल हो जाती है इसको रिस्पॉन्ड करने में इफेक्टिवली। एक तरह से कह सकते हैं कुछ कर ही नहीं पाती है इसके रिगार्डिंग। इससे क्या होता है, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एंगर तो आपका पहले से था ही, गुस्सा आपके पहले था ही। ये जो गुस्सा होता है, जो मिसट्रस्ट होता है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, ये क्या है आपका और बढ़ जाता है। एंड इससे एक क्या होता है, एक तरह से फ्रंट का क्रिएशन होता है, एक नई कम्युनिटी कह सकते हैं क्रिएशन होता है, वो है मिजो नेशनल फ्रंट, जो कि लाल डेंगा नाम के व्यक्ति द्वारा चलाई जाती है, जो कि ओपनली डिमांड करती है हमें जो है भारत से आज़ादी चाहिए। थोड़ी सी यहाँ पे इनके बारे में हम जान लेते हैं, लाल डेंगा के बारे में। सो ही वॉज द फाउंडर एंड लीडर लीडर ऑफ द मिजो नेशनल फ्रंट, जो कि बाद में एक रिबल की तरह क्या होते हैं, टर्न हो जाते हैं आफ्टर आपकी जो फेमाइन वाली एक्सपीरियंस के होती है, जिससे अब जाहिर सी बात है रेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे आर्म्ड स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है अगेंस्ट इंडिया, लगभग 2 डिकेड यानी 20 साल तक चलता है ये आर्म्ड स्ट्रगल, जो कि आपका सेटलमेंट में होता है एंड साइंड होता है एग्रीमेंट वगैरह, वो आगे हम समझते हैं। ठीक है? सो देखिए, आर्म्ड स्ट्रगल की हम बात करते हैं तो इन 1966 द एनएफएफ जो होती है, ये क्या है, एक आर्म्ड रिबेलियन क्या है लॉन्च करती है सेसेशन के लिए। एंड ये रिबेलियन जो है लगभग 20 सालों तक चलता है, जिससे मिजोरम में कभी जो पीस की हम बात करते हैं वो हो ही नहीं पाता। 20 साल बहुत लंबा समय होता है। पूरी तरह से वहाँ पे क्या है, वायलेंट स्ट्रगल चलता है बिटवीन दीज कम्युनिटीज एंड व्हाट इंडियन गवर्नमेंट जो होती है। एमएनएफ ने बेसिकली एक गुरिल्ला वॉर क्या किया था, वेस्ट कर दिया था टुवर्ड्स द इंडियन गवर्नमेंट। इन्हें क्या है, अब पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान वहां पे पाया जाता था, ये क्या करती थी, एक तरह से इनको सपोर्ट करने का प्रयास करती थी, जो भी हथियार वगैरह चाहते थे ये इधर से इनको क्या किया जाता था, सपोर्ट किया जाता था। एंड जब गवर्नमेंट कई बार पहुंच भी जाती थी तो ये क्या करते थे, ये वहां से छोड़ के ईस्ट पाकिस्तान में एंटर कर जाते थे, शेल्टर ले लेते थे। ठीक। सो इसके अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट ने मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग मिलिट्री एक्शन, इवन यहाँ पे एयरफोर्स का भी प्रयोग करना इंडिया गवर्नमेंट ने किया था टू कंट्रोल दिस इंसर्जेंसी। ठीक है, बट ये क्या होता है, ये जो हार्श रिस्पॉन्स होता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, ये क्या होता है, ये वहाँ की जो आम जनता होती है उनके लिए मुश्किलें और बढ़ा देती है, ना कि और उनकी सॉल्व करती है। ठीक है, द सफरिंग ऑफ ऑर्डिनरी पीपल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जो कि हु बिकेम विक्टिम ऑफ बोथ इंसर्जेंट एंड द सिक्योरिटी फोर्सेज, जो कि वहां पे जो इंसर्जेंट थे, जो आर्म्ड स्ट्रगल कर रहे थे, रिबेलियन कर रहे थे टुवर्ड द गवर्नमेंट, उनके भी शिकार बनते हैं, और जो भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं उनके भी शिकार बन जाते हैं। इससे क्या होता है, दिस लेड टू मोर एलिनेशन एंड एंगर इमंग द मिजो, जो गुस्सा होता है ये और धीरे धीरे बढ़ता जाता है। राइट। अब क्या होता है, बाय द मिड 1980s इट बिकम क्लियर हो जाता है कि ये जो आपका स्ट्रगल चल रहा है, 20 सालों से चलता आ रहा है, इससे किसी की सहायता नहीं होती है। तो होता क्या है, लाल डेंगा जो होते हैं आपके कहीं एग्जाइल में चले जाते हैं, कह सकते हैं आपकी पाकिस्तान से, ईस्ट पाकिस्तान से कंट्रोल वगैरह कर दिया, बांग्लादेश से कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये क्या होते हैं, ये अपना बाहर आते हैं एंड नेगोशिएट करने की क्या है डिमांड रखते हैं। तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे भारत के, राजीव गांधी जी रहते हैं, वो इस बात को आगे बढ़ाते हैं एंड शोइंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैच्योरिटी के साथ दिखाते हैं। तो इससे होता क्या है, एक मिजो अकॉर्ड साइन किया जाता है 1986 में। इससे क्या होता है, मिजोरम को एक फुल स्टेट बना दिया जाता है इंडिया के अंदर, कुछ स्पेशल पावर के साथ। ठीक है, एमएनएफ क्या होती है, अपनी डिमांड जो है इंडिपेंडेंस की वो गिव अप कर देती है एंड एग्री करती है कि हम इंडिया के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विधिन क्या करेंगे, काम करेंगे। लालडेंगा जो होते हैं वो क्या होते हैं भैया, आपके सीएम बन जाते हैं ऑफ द न्यू मिजोरम गवर्नमेंट। ठीक। इसका आउटकम ये होता है कि दिस अकॉर्ड प्रूव्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट अनलाइक मैनी अदर इंसर्जेंट मूवमेंट। जो मिजोरम कॉन्फ्लिक्ट था वो बहुत पीसफुली क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। टुडे जो मिजोरम है, इट इज कंसिडर्ड व्हाट वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट विथ हाई लिटरेसी एंड स्टेडी डेवलपमेंट। ठीक। अब हम बात करते हैं आपकी नागालैंड के बारे में। तो देखिए, even before Mizoram famine and rise of MNF, नागाज हैड ऑलरेडी बिगेन डिमांडिंग इंडिपेंडेंस, यानी मिजोरम से जो आपकी डिमांड उठी थी इसकी, उससे पहले नागालैंड में ही डिमांड क्या थी, ये उठनी स्टार्ट हो गई थी। ये जो मूवमेंट था ये बेसिकली अंगामी जापू फिजो द्वारा चलाया जा रहा था, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नागा नेशनलिस्ट लीडर थे। ठीक है, सेक्शन ऑफ नागा, इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम जो है
भारत से अलग हैं जस्ट 4 ईयर आफ्टर। आज़ादी के 4 साल बाद ही क्या होता है कि नागाज़ के कुछ रीजन्स के लोग जो होते हैं, ये अपनी आज़ादी घोषित कर देते हैं भारत से कि हम जो है इंडिपेंडेंट नेशन हैं, ठीक है? इससे क्या होता है, इसके बाद फिर आपकी कहानी आगे बढ़ती है, तो यहाँ पे एक नागा नेशनल काउंसिल जो है, जब ये अपनी डिमांड नहीं कर पाते, बात आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, तो ये क्या है भैया, फिर अपनी आर्म्ड इंसर्जेंसी की तरफ बढ़ जाते हैं, अपनी डिमांड ये सेपरेट नेशन की सोवरेनिटी की डिमांड करने के लिए, ठीक है? इससे क्या होता है, अगेन उस रीजन में आपकी ज़ाहिर-सी बात है, वायलेंस एंड मिलिट्री एक्शन बढ़ जाते हैं नागालैंड में। ओवर द ईयर्स भारत की सरकार जो है नेगोशिएट करने का प्रयास करती है, मिज़ोरम में भी प्रयास किया जाता है, हर जगह प्रयास किया जाता है, लेकिन सामने से जो है जब आपको कुछ नहीं होता है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? फिर जैसे-जैसे आपका समय बीतता है, एट वन टाइम कुछ सेक्शंस जो है नागाज़ के विथिन उनको मनाया जाता है एंड वो क्या होते हैं, एक एग्रीमेंट पे आखिर मान जाते हैं विद द गवर्नमेंट। हाउएवर पूरे जो ग्रुप हैं वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हर रीजन में होते हैं भाई, कि कुछ ग्रुप जो होते हैं एक्सेप्ट डिमांड मान लेते हैं और कुछ ग्रुप जो होते हैं वो कुछ भी कर लीजिए, वो डिमांड मानने को तैयार ही नहीं होते हैं एंड रिबेलियन इनका क्या है, डिफरेंट फॉर्म में कंटिन्यू रहता है, ठीक है? सो प्रेजेंट स्टेटस की आज की हम बात करें तो अनलाइक मिजोरम वेयर 1986 अकॉर्ड से क्या होता है, मतलब सब लोग एक तरह से पीस की तरफ मान लेते हैं, बट स्टेबिलिटी वहाँ पे हो जाती है, बट नागालैंड की जो इशू है, क्योंकि कुछ लोग नहीं मानते हैं, उस वजह से क्या है, ये इशू जो आपका अभी भी क्या है, अनरिसॉल्व चला आ रहा है इवन टुडे। सेवरल फैक्शंस जो है नागा के अंदर, इंसर्जेंट ग्रुप जो हैं, दे स्टिल एग्जिस्ट टुडे दो मैनी आर इन टॉक्स विद द गवर्नमेंट, ठीक है? ये बात आपको क्लियर हुआ। तो अगर हम इससे कंपैरिजन करें, इन दोनों की सेसेशनिस्ट मूवमेंट की स्टार्ट की, तो स्टार्ट जो है मिज़ोरम का बेसिकली आपका जो कह सकते हैं स्टार्ट जो है वो 1959 की फेमाइन से होता है एंड ये जो है आपकी आज़ादी के 4 साल बाद ही अपने क्या है इंडिपेंडेंस कर देते हैं। इसका जो मिज़ोरम के मेन लीडर होते हैं वो लालडेंगा होते हैं, तो इसके फीजो होते हैं नागालैंड के। स्ट्रैटेजी इनकी क्या रहती है, गुरिल्ला वॉर जो कि सपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन बाद में नेगोशिएशन हो जाती हैं, कि हम पहले वॉर करेंगे, उसके बाद नेगोशिएशन करेंगे। नागालैंड की क्या होती है, ये केवल आर्म्ड इंसर्जेंसी करेंगे एंड कोई भी नेगोशिएशन इनको नहीं करना है, ये इनकी स्ट्रेटजी होती है एंड बाद में जब चलती जाती है, कुछ रिजल्ट नहीं आता, फाइनली आपकी क्या होती है, म्यूचुअल अकॉर्ड साइन कर लिया जाता है, जिससे क्या है फुल स्टेटहुड एंड पीस यहाँ पे आ जाता है और वहीं पे आपकी पार्शियल एग्रीमेंट होती है नागालैंड में, बट फाइनल सॉल्यूशन जो है आज भी पेंडिंग है इसकी, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आपकी मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर की कहानी क्या है। तो देखिए, माइग्रेशन बोथ फ्रॉम विद इन इंडिया एंड फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश जो है, इन सब रीजन में और टेंशन क्या है क्रिएट कर देती है। लोकल कम्युनिटीज जो वहाँ पे होती हैं उनके अंदर एक डर फैल जाता है, जाहिर सी बात है, आप कहीं से रीजन में रह रहे हो और वहाँ पे कोई बाहर से आके रहने स्टार्ट कर दे, बहुत लोग आना स्टार्ट कर दें, क्या होता है आपके अंदर एक डर फैल जाता है, ठीक है? कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपकी जो जॉब होंगी, आपकी जो लैंड होंगी, अब क्या होगा, वहाँ पे लॉस ऑफ लैंड का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है? कॉम्पिटिशन जो होंगी, जाहिर सी बातें बढ़ जाती हैं, जॉब्स में, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में इवन, ठीक है? और क्या होता है, इन्हें जब वो लगता है धीरे-धीरे टाइम जब बीतता है, माइग्रेशन बढ़ता जाता है, तो इनको क्या लगता है लोकल कम्युनिटीज़ को, कि ये क्या होंगे, धीरे-धीरे अपने ही घर में क्या होंगे, माइनॉरिटीज़ बन जाएँगे इन देयर होमलैंड, ठीक है? तो इससे क्या होता है, असम मूवमेंट जो है इसके खिलाफ क्या है लॉन्च किया जाता है 1979 से 1985, इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। असामीज़ जो थे, दे सस्पेक्ट, उनको मतलब धीरे-धीरे समय बीतता है, उनके अंदर एक ये सस्पेक्ट बैठ जाता है कि ह्यूज नंबर में इल्लीगल माइग्रेंट्स जो हैं बंगाली मुस्लिम जो कि बांग्लादेश से जो है धीरे-धीरे यहाँ पे आके क्या है बसना स्टार्ट कर रहे हैं। दे फेल्ट दैट अनलेस इन फॉरेन नेशनल्स को डिटेक्ट करके डिपोर्ट नहीं किया जाता, इससे क्या होगी, इनके ऊपर, इनके कल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ेगा एंड दे विल बिकम माइनॉरिटी अपने खुद के घर के अंदर। इससे क्या होता है, ये तो होता है, इससे फिर आपकी इकोनॉमिक इश्यूज भी राइट स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज जो होती हैं उनको भी आपको क्या है बंटवारा करना पड़ता है, ठीक है? देयर वाज पॉवर्टी, तो आपकी भैया रहती है, अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, और जब इतनी चीजें आपकी बढ़ती जाती है ना, तो क्या होता है, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ते जाता है डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है? अब आगे हम बढ़ें तो इन 1979 क्या होता है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, एक ये पार्टी होती, ग्रुप होती है, अ स्टूडेंट ग्रुप नॉट एफिलिएटेड टू एनी पार्टी लेड एन एंटी फॉरेनर मूवमेंट क्या है ये स्टार्ट करते हैं,
ये जो मूवमेंट बेसिकली था इलीगल माइग्रेंट के खिलाफ क्या है स्टार्ट होता है, अगेंस्ट दी डोमिनेशन ऑफ बंगालीज एंड अदर आउटसाइडर एंड अगेंस्ट जो फॉल्टी वोटर रजिस्टर्स हुए थे उनके अगेंस्ट जो है ये मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है, जिसके द्वारा आंसू के द्वारा, राइट। द मूवमेंट जो है ये डिमांड सिंपल होता है कि जो भी आउटसाइडर हमारे राज्य के अंदर घुसे हैं आफ्टर 1951 उनको क्या है आप वापस भेजने का प्रयास किए, सरकार के इनका डिमांड रहता है। ये जो एजिटेशन होता है इट फॉलोड मैनी नोवल मेथड एंड मोबिलाइज्ड ऑल सेक्शन ऑफ आसामीज पीपल ड्राइंग सपोर्ट फ्रॉम ऑल अक्रॉस द स्टेट। इसके अंदर आपके जाहिर सी बात है मूवमेंट तो होता है, पहले पीस होता है, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा वॉलेंट इंसिडेंट्स भी क्या होते हैं इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, जिससे न जाने कितने प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ की क्या है खपत होती है, यहाँ पे लॉस होती है। द मूवमेंट ऑल्सो ट्राई टू क्या होता है इस मूवमेंट के दौरान कई ट्रेनों को जो क्या है यहाँ से रिसोर्सेज को बिहार में भेजे जाते हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, जाने नहीं दिया जाता है, ठीक है। सो लगभग 6 साल तक चलते चलते ये मूवमेंट क्या होता है फाइनली राजीव गांधी द्वारा लेट गवर्नमेंट क्या है नेगोशिएशन में एंटर करती है आसूस लीडर के द्वारा। एक अकॉर्ड साइन किया जाता है 1985 में। अकॉर्डिंग टू दिस ये अकॉर्ड में ये रहता है कि जो फॉरेनर्स जो हैं जो आपके इलीगल माइग्रेंट्स हैं आसाम के अंदर आए हैं आप ड्यूरिंग एंड आफ्टर बांग्लादेश वॉर जो कि 1971 में आपका हुआ था, सिंस उनको क्या है उनको हम आइडेंटिफाइड करने का काम करेंगे और उनको हमारे स्टेट से बाहर फेंकने का प्रयास करेंगे ना डिपोर्ट करेंगे इनको। सो विद द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द मूवमेंट आसू एंड द असोम गंगा संग्राम परिषद ये क्या है अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं देम सेल्फ एज अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, जिसे नाम दिया जाता है असोम गंगा परिषद। ये क्या होती है आपकी पावर में आती है 1985 में विद द प्रॉमिस ऑफ रिजॉल्विंग द फॉरेन नेशनल प्रॉब्लम एज वेल एज टू बिल्ड अ गोल्डन आसाम, ठीक है। सो आसाम अकॉर्ड से क्या होता है कुछ हद तक आपकी पीस आ जाती है एंड ये जो होती है पूरी पॉलिटिक्स को आसाम को क्या है पूरी तरह से बदल के रख देती है। बट इससे क्या होता है इसके बावजूद आपकी जो ये इमिग्रेशन की प्रॉब्लम होती है ना ये सॉल्व नहीं होती है। जो आपका आउटसाइडर का इशू है वो क्या है आज भी वहां पे क्या है चलता आ रहा है। इट कंटिन्यूज टू बी अ लाइव इशू इन द पॉलिटिक्स ऑफ आसाम एंड मैनी अदर प्लेसेस इन द नॉर्थ ईस्ट। ये जो प्रॉब्लम है इस particularly accurate for example in Tripura as the original inhabitant have been reduced। यानी त्रिपुरा के अंदर देखा भी गया है कि वहां के जो ओरिजिनल रहने वाले लोग थे ये जो बाहर से लोग आके बस गए उसकी वजह से क्या ये अपने घर के अंदर ही माइनॉरिटी रह गए। द सेम फीलिंग इन्फॉर्म द हॉस्टिलिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू चकमा रेफ्यूजीज इन मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। आज का जो आप पूरा लेक्चर था जो भी मैंने आपको समझाया आई होप आपको समझ में आया हो। हमारा बेसिकली मुद्दा क्या था कि आपकी जो नॉर्थ ईस्ट है उसकी रीजनल एस्पिरेशन को समझना। वहाँ पे आज जो हम सुनते आते हैं इतने आपकी क्या है यूँ वायलेंस होती रहती हैं एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी के बीच में, उस वायलेंस का रीजन क्या है? क्यों इतनी वायलेंस होती होती हैं वहाँ पे, ठीक है? वो रीजन जो है आज तक इतना डेवलप क्यों नहीं हो पाया? इन सब चीज़ों के बारे में हमने समझा, हमने वहाँ की पॉलिटिक्स को समझा, राइट? हमारा ये जो मेन मकसद था, एक बार आप लोग बुक पढ़ लेंगे तो बुक से आपको और चीज़ें जो है क्लियर हो जाएँगी। आप ये पीडीएफ भी पढ़ लेंगे तो इससे जो है चीज़ें आपको क्या है, बहुत हद तक क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में जो है हम इसी चैप्टर का जो आपका नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है, उसको पढ़ेंगे जो कि मैं आपको यहाँ बता भी देता हूँ, जो है आपका अकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन का टॉपिक। एंड लास्ट में आपका जो भी चीज़ें आपके जैसे सिक्किम मर्जर आप जब बुक ओपन करोगे ना, कुछ-कुछ पेज पे दे रखा है आपका शॉर्ट में, सिक्किम मर्जन हो गया, गोवा लिबरेशन हो गया, द्रविडियन मूवमेंट हो गया, इसको हम लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट में जो हमें अकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो हमारे साथ ऐसे बने रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।